हेलो दोस्तों, मैं विशाल भोरा आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसको देखने के बाद शायद आप थोड़ा मोटिवेट फील करें। हमारे जो व्हाट्सअप सपोर्ट चैट है उस पे हम काफ़ी ऐसी क्वेरीज़ देखते हैं, वहाँ पे हमें स्टूडेंट्स भेजते हैं कि सर हमें मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा कहीं से, हम कैसे रीट की तैयारी करें। हम पढ़ने बैठते हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही हमसे, हमारा ध्यान नहीं लग पा रहा पढ़ाई में। ऐसा हम क्या करें सर कि हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ और पूरे मोटिवेशन के साथ हम पढ़ पाएँ। तो उसी चीज़ के लिए हमने आज एक वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटिवेशन के बारे में, क्या दिक्कतें बच्चे फेस करते हैं, कैसे वो बार बार डिमोटिवेट हो रहे हैं। 6 महीना अभी नहीं रहा है, मई मंथ में एग्ज़ाम है रीट का अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट न्यूज़। जैसा कि गहलोत जी ने बोला था कि मई में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो अपन तो यही सोच के चलते हैं कि मई में एग्ज़ाम है। तो उसके लिए मोटिवेशन बनाना बहुत ज़रूरी है और बिना मोटिवेशन नहीं पढ़ पाएंगे अपन, ये सभी को पता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन कि क्यों मोटिवेशन नहीं आ पा रहा है, क्या कारण है मोटिवेशन नहीं आने का। क्या आपने कभी खुद से पूछा कि आप अपनी ज़िंदगी को कहाँ देखते हैं? आप अगले 1 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? अगले 2 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? या कहें कि आप इस एग्ज़ाम के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या आप वाकई में अपने आप को एक सफल टीचर बनते हुए देखना चाह रहे हैं? क्या आपने वो सपना देख लिया है खुली आंखों से कि मैं एक स्कूल में जाऊंगा या जाऊंगी और अध्यापिका या अध्यापक बनकर बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊंगी या पढ़ाऊंगा? क्या ये सपना आपने देखा है? अगर देखा है तो आपको मैं बता दूं कि आपको बहुत सारे मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं। अगर आपने खुद का सपना खुद ने देखा खुद की खुली आंखों से। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो किसी के धक्का देने से आगे बढ़ते हैं और एक अपने आप को बोल के खुद के धक्का खुद लगाते हैं। तो उसको बोलते हैं सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। आपको भी सेल्फ मोटिवेटेड रहना होगा। मैं यहाँ पर एक कोशिश करूँगा आपको मोटिवेट करने की, पर उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद हर दिन खुद से मोटिवेट होंगे, खुद को मोटिवेट करेंगे, खुद के टीचर खुद बनेंगे, खुद को प्रेशर लगाने के लिए, खुद पर दबाव लगाने के लिए खुद को खुद ही बोलेंगे और तब ही बात बनेगी। तो दोस्तों, एक छोटे से एग्जाम्पल से अपन शुरुआत करते हैं कि एक मैं हूं और एक आप हैं। मुझे जाना है कहीं पर और आपको जाना है गोवा। अपनी डेस्टिनेशन पर कौन पहुंचेगा? अपनी मंजिल पर कौन पहुंचेगा? जाहिर सी बात है आप पहुंचेंगे, मैं नहीं पहुंचूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा तो रास्ता ही क्लियर नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना है, मुझे तो सिर्फ कहीं जाना है। मैं बस में बैठूंगा और चल पड़ूंगा, पर मेरा कोई एक ठिकाना नहीं कि मुझे वहाँ जाना है। तो मैं भटकते रहूँगा, जीवन भर भटकते रहूँगा। पर आपने बोला कि मुझे गोवा जाना है। इसको और स्पेसिफिक करते हैं कि गोवा में कहाँ जाना है आपको? मडगांव। ठीक है, तो आप वहीं का टिकट लेंगे। आपको कंडक्टर बोलेगा कहाँ जाना है साहब, कहाँ का टिकट काटना है? आप उसे बताएंगे कि मुझे गोवा में इस जगह जाना है। और आप अगले कुछ घंटों बाद जब आपका सफ़र ख़त्म होगा तो आप आपकी मंजिल पर होंगे। मुझसे कंडक्टर पूछता है कि कहाँ जाना है आपको? मुझे तो पता ही नहीं कहाँ जाना है। मैं उसे बोलूँगा कि कहीं भी ले चलिए। तो बस जहाँ जहाँ घूमेगी बस मैं वहाँ वहाँ चलते जाऊँगा, कहीं रुकूँगा नहीं, क्योंकि मेरा एक मंजिल तय नहीं की मैंने। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि सफल कौन रहा? आप आपकी मंजिल पर पहुँच गए। मैं मंजिल पर नहीं पहुँचा क्योंकि मुझे मेरी मंजिल का ही नहीं पता। आपकी मंजिल क्या है? अभी रीट की तैयारी जो कर रहे हैं छात्र, उनकी मंजिल रीट है। अभी जो बच्चे आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं उनकी मंजिल आईआईटी जैम क्लियर करना है। जो बच्चे गेट 2023 की प्रिपरेशन में लगे हैं, गेट 2022 अभी फरवरी मंथ में हो जाएगा। तो जिन बच्चों का सपना गेट 22 क्लियर करने का है, वो उसकी मंजिल गेट 2022 है। जो बच्चे जेई, जो बच्चे नीट, यूपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम को उठा लीजिए, वो ही उनकी मंजिल है। तो सबसे पहले अपनी मंजिल को फिक्स कीजिए कि आप वाकई में आपकी मंजिल रीट एग्ज़ाम है। अगर है तो आप डेफिनेटली वहाँ तक पहुँचेंगे। बस आपको सही बस और सही टिकट और सही टाइम पर पहुँचना होगा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अपने आप से आप एक सवाल करो
कि क्यों मैं मोटिवेट नहीं हो पा रहा। जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ या बैठती हूँ, क्यों मेरा मन कहीं और चले जाता है। आपने ये नोटिस किया होगा, आप कैसे अपने आप को डायग्नोस करेंगे कि आप मोटिवेटेड नहीं हो पा रहे हैं या फिर आपके साथ कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, कैसे करेंगे? जब आप किताब पढ़ने बैठते हैं, मान लीजिए आपने हिंदी पढ़ना शुरू किया और आप उसको पढ़ते गए, और अगला पन्ना जब आपने पलटा तो उस पन्ने की जो आवाज़ आई, तब आपको पता लगा कि मेरा एक पन्ना पूरा हो गया। तब आपको दिमाग में ध्यान आया कि यार मैंने क्या पढ़ा था, मुझे तो पता ही नहीं, एक पन्ना पूरा हो गया। और आप तब उस बुक को ही बंद कर देते हैं कि यार समझ नहीं आ रहा, मैंने इतना पूरा पढ़ लिया, मुझे पता ही नहीं कि मैंने ये पढ़ भी लिया। सो ये प्रॉब्लम है कि आपका पुअर कंसंट्रेशन है। आपको कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने की ज़रूरत है। कैसे बढ़ता है कंसंट्रेशन पावर? हम हमारे तरीके बताते हैं, जैसा कि मैंने लोगों को बताया या मैंने क्या फील किया आज तक। कंसंट्रेशन पावर के लिए सिंपल सा फंडा है। आप कहाँ बैठे हैं पढ़ने? क्या आप ऐसी जगह पढ़ने बैठे हैं जहाँ पर बार बार लोगों का आना जाना है? क्या आप ऐसी जगह पढ़ने बैठे हैं जहाँ पर टीवी या फिर कोई म्यूज़िक सिस्टम का आवाज़ आपके कानों तक आ रहा है? या आप ऐसी जगह पढ़ने बैठे हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, आप औरत हैं, माँ हैं एक, और आपका बेटा आपके पास है आसपास, तो भी आप नहीं पढ़ पाएंगे अच्छे से। कंसंट्रेशन पावर की प्रॉब्लम अपनी बहन, माँ, बेटियों के साथ ज़्यादा होती है क्योंकि उनके पास काम की कमी नहीं होती है। बार बार बहुत सारा काम, घर में काम का प्रेशर, तो कंसंट्रेशन पावर उनको बड़ा दिक्कत करता है। लड़कों के साथ भी समस्या है और लड़कियों के साथ भी है। तो करना क्या होता है? आपको सबसे पहले एक अच्छी सी जगह ढूंढनी है पढ़ने के लिए। आपका कमरा, उसको इस तरह से बनाना है कि, बनाना क्या है, गेट बंद रखना है उसका। आपकी चेयर को ऐसी जगह रखना है जब आप किताब पढ़ रहे हैं, लाइक मैं यहाँ किताब पढ़ रहा हूँ, ये मेरी दीवार है, मैं यहाँ किताब पढ़ रहा हूँ, तो मेरी चेयर का मुंह इस साइड ही होना चाहिए, जिससे कि अगर मैं मेरी गर्दन को ऊपर उठाता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मुझे फालतू चीज़ें ना दिखें, जिससे मेरा कंसंट्रेशन भंग हो। ऐसा ना हो सकता है अगर आपके पास, आपकी इस दीवार पे टीवी है, आपने इधर मुंह रख रखा है और आप पढ़ रहे हैं और थोड़ी देर आपने गर्दन ऊपर किया, टीवी दिखा, आपको ध्यान आया कि यार आज मैच आ रहा होगा, थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं। इस तरह से आपको ना चीज़ों से दूर रहना है थोड़ा। टीवी हो गया, फ़ोन हो गया, वो आपकी आंखों के सामने नहीं होने चाहिए। कोरोना काल में फ़ोन की बड़ी आवश्यकता है, सब समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो वो एक बहुत डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ है। अगर आप किताब से पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो बहुत ही अच्छा है। वीडियो जब ख़त्म हो जाए आपका फ़ोन में, उसके बाद उस फ़ोन को रख दीजिए साइलेंट मोड पे। मैसेजेस भी आएँ तो आपको आवाज़ ना आए, और वो दूर रखा रहना चाहिए। तो एक तो ये तरीका होता है, आप चीज़ों से दूर रह के अपने आप को मोटिवेट करते हुए पढ़ सकते हैं। क्या होता है, जब अपन को कोई डिस्टर्ब करता है तब अपना ध्यान हट जाता है। और डिस्टर्ब करने के लिए पेरेंट्स ही नहीं होते हैं, घर के मेंबर्स ही नहीं होते हैं, ये चीज़ें भी होती हैं। ये फ़ोन भी आपको डिस्टर्ब करता है। आपको लगा घर में जो टीवी है दीवार पे, वो डिस्टर्ब करता है। आने वाले जो साधन हैं वो डिस्टर्ब करते हैं। हर चीज़ डिस्टर्ब करती है। इवन आपकी कुर्सी में भी अगर आवाज़ आ रही है तो वो भी आपका एक डिस्टर्बेंस है। तो अगर आपके टेबल कुर्सी का सेटलमेंट सही नहीं है बैठने का, तो हटाइए उसको, आप नीचे बैठ के पढ़िए। चौकी होती है, सबके घरों में मिल जाएगी, आप चौकी पर रखिए किताब और वहाँ पर बैठ के पढ़िए। और अपने आप को ये सोच के मत पढ़ने बैठाइए कि मैं लगातार 5 घंटे पढ़ूंगा। सबको पता है आप कंप्यूटर नहीं हैं, आप मशीन नहीं हैं, और आपको ना मशीन बनना है ना कंप्यूटर की तरह बनना है। आप एक इंसान है और इंसान की तरह पढ़ना है। आपको 25 मिनट 30 मिनट इस तरह से एक टाइम फिक्स रखना है कि हाँ इतना ही पढ़ूंगा मैं, उसके बाद में 5 मिनट आराम से थोड़ा सा रेस्ट लूँगा। रेस्ट के लिए आपकी आंखों को भी रेस्ट दे सकते हैं, आपकी गर्दन को रेस्ट दे सकते हैं, फिर वापस पढ़ने बैठ सकते हैं। आप थोड़ा सा टाइम कुछ खाने पीने के लिए ले सकते हैं हर 1-2 घंटे के अंदर। तो एक गैप बनाइए। ऐसा फोकस मत करिए कि 4 घंटे पढ़ना है। आप पढ़ाई कम करेंगे, उस टाइम घड़ी में ज़्यादा देखेंगे। तो सिर्फ इतना ही टारगेट रखिए कि मैं छोटे छोटे टारगेट्स में पढ़ूंगा और खूब सारा पढ़ूंगा। तो आप देखना आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी। दूसरा, आप अपने आप से एक सवाल करिए कि क्या कारण है
3 दिन से पढ़ रहा हूँ, पूरा जोर लगा के पढ़ रहा हूँ, पर मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का। कारण फिर अपने आप आएगा दिमाग में। हमेशा ना पेन को लो, कॉपी में लिखो कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग खुद तुमको बताएगा तुम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो, और अक्सर जवाब आएगा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है पढ़ते हुए। मैं CDP पढ़ रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है ये अधिगम क्या है, ये क्या है, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, गुणनखंड कैसे करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, आंसर ही गलत आ रहे हैं मेरे। तो सीधी बात है, आप बार बार जब जंग हारते हैं ना, तो आपका लड़ने का मन नहीं करता जंग को। आप फेलियर बार बार फेस करते हैं, तो आप बैठने का मन करता है कि अब नहीं लड़ना मुझे। और तो ये जंग ही है, हर दिन जंग लड़ते रहते हैं अपन। आज इस चीज़ को भी याद कर लिया, आज वो भी कर लिया, हर दिन सफलता की ओर जाते रहते हैं। आज मेरा टारगेट ये था, एक पार्ट पढ़ना है। आज मेरा टारगेट था कि आज एक चैप्टर इसका पूरा करना है। पूरा कर लिया यानी जंग जीत गए, पूरा नहीं करे अपन जंग हार गए। तो वो डिमोटिवेशन आता है जब अपन हारते हैं। तो सीधी बात है, जब आपके पास जवाब है कि तुम्हारा पढ़ने में मन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो करना क्या है? उठाइए आप अपना बेस। आपको मैथ्स में गुणनखंड नहीं आ रहे हैं तो आप चले जाइए पीछे की तरफ, NCERT बुक्स ई-पाठशाला से डाउनलोड करिए और 5वीं क्लास से पढ़ना शुरू करिए। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। आपको 10th लेवल का नहीं आ रहा है, 9th में जाइए। 9th का भी नहीं आ रहा है, 8th में जाइए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा जब तक आपको मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। आप बेस से पढ़ना शुरू करिए। आपको हिंदी में संधि नहीं आ रही है तो आप बड़ी व्याकरण की बुक ले आए UPSC लेवल की, उसको छोड़िए। आप तो 8वीं कक्षा की ग्रामर की बुक उठाइए और वहाँ से पढ़ना शुरू करिए। वक्त लगेगा पर मजबूती के साथ तैयारी होगी, और फिर एक टाइम होगा कि जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे ना कि तुम 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं तक की बुक्स में महारत हासिल कर लियो। फिर तुम 9th 10th के लेवल की बुक्स जब पढ़ोगे या तुम रीड के लेवल की बुक जब पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन अपने आप सोल्व होते जाएंगे और तुम्हें मोटिवेशन आते जाएगा। 100 में से 1-2 क्वेश्चन नहीं आए तो तुम्हारे लिए वो जिज्ञासा बन जाएगी कि इसको कैसे सोल्व करना है। उस टाइम पे आप डिमोटिवेट होकर नहीं बैठोगे, उसका सोल्यूशन ढूंढोगे। सो कंसेप्ट क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो मन नहीं लगेगा पढ़ने में, जाहिर सी बात है। तो यही कुछ कारण होते हैं कि जिन कारणों की वजह से हमारा मोटिवेशन नहीं बन पाता है। अपने दीवार पे, जिस दीवार को तुम बार बार देखते हो, एक तो होती है पढ़ने वाली दीवार, एक होती है बाकी की दीवार। तो पढ़ने वाली दीवार मतलब कि मेरा चेहरा इस दीवार पे है, तो इस दीवार पर लिखा होना चाहिए रीट मई 2022। जब आप है ना मन नहीं करेगा आपका पढ़ने का, तो ये दीवार पे लिखा हुआ जो ये शब्द है ना आपको बार बार पढ़ने को मजबूर करेगा, आपको याद दिलाएगा कि यही है आपका लक्ष्य, यही है आपकी उस बस का टिकट जो आपको गोवा ले जाएगा, जो आपकी मंजिल तक ले जाएगा। समझ रहे हैं ना? गोवा जाने का मतलब ये नहीं, आप मेरा कहने का मतलब यही है कि आपका लक्ष्य रीट 2022 है, उसको आप आपकी आंखों के सामने रखो। सुबह उठते जागते पढ़ते हर 25 मिनट 30 मिनट में जब ब्रेक लोगे तब वो देखोगे तो तुम्हारा मन करेगा यार मेरा लक्ष्य यही है, मुझे नहीं जाना शादियों में, मुझे नहीं जाना घूमने, मुझे नहीं पार्टी करनी, मुझे नहीं बनाना बर्थडे, मुझे तो सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। आप फिर पढ़ने बैठेंगे और ये आपको फोर्स करेगा पढ़ने के लिए। सो एक टाइम होगा जब 1 महीना 1.5 महीना गुजर जाएगा, मार्च आ जाएगी, तब अपने आप पढ़ते रहोगे। आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद से पढ़ते रहोगे, वो आपकी हैबिट बन जाएगी। आपको शुरू के 40-45 दिन ही जोर ज़बरदस्ती से खुद को पढ़ाना पड़ेगा, खुद को बताना पड़ेगा क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, लिख लिख के बताओ। एक शेड्यूल बनाओ। ऐसे नहीं कि हाँ भाई आज मैंने साइंस ले ली तो साइंस के पीछे पड़ा हुआ हूँ, अब 7 दिन गुजर गए, मैथ्स को नहीं देखा, CDP नहीं देखा, हिंदी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, EVS नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, एक चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं करना है। अपने सब्जेक्ट्स को सभी को वक्त दो, हर सब्जेक्ट को वक्त दो। पूरे सब्जेक्ट को नहीं दे सकते तो हाफ सब्जेक्ट को दो, अगले दिन हाफ को दो, उसके अगले दिन उन्हीं हाफ को दो जो पहले दिन दिया था। उससे क्या होगा कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तुम्हारी हर सब्जेक्ट के साथ जुड़ाव रहेगा, तो तुम भूलोगे नहीं चीज़ों को। नहीं तो होगा क्या, 7 दिन तुमने किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ा, 7 दिन एक को पढ़ा और अगले 7 दिन एक को, तो ये जो पीछे के सब्जेक्ट्स हैं तुम उन सबको भूल चुके होगे जो भी पढ़ा है। अपने रिवीजन की स्ट्रैटेजीज को बदलो। रिवीजन की स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से बनाओ कि आज जो पढ़ा उसको कल सुबह उठ के 1.5 घंटे में पढ़ना है, पूरा रिवाइज करना है।
इन 5 दिन में जो पढ़ा वो संडे के दिन 2 घंटे एक्स्ट्रा मैं रिवीजन के लिए निकालूंगा, पूरा दमादम पढ़ निकालना है उसको। अगले 15 दिन की जो पूरी ये पढ़ाई मैंने करी, इसको अगले 15वें दिन पे मुझे कैसे रिवाइज़ करना है। मुझे 3 घंटे रिवीजन के 15 दिन पे देने हैं। मुझे 30वें दिन 5 घंटे सिर्फ रिवीजन को देने हैं, पढ़ने को नहीं, नई चीज़ पढ़ने को नहीं, सिर्फ रिवीजन को। इस तरह का जो रिवीजन होगा ना, जब आप मई आएगी ना, 1 तारीख आएगी, तब आप देखोगे कि आपने 5-6 बार रिवीजन कर लिया अपने कोर्स का। और अच्छी रिवीजन स्ट्रैटेजीज़ के लिए आप टॉपर्स के वीडियोस देखो। फाइंड माई टेस्ट के यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे आप देखोगे तो सभी टॉपर्स के रीड के जो फर्स्ट रैंकर्स हैं उनके वीडियोस मिल जाएंगे। उन्होंने बताई है कि किस तरह से आप पढ़ सकते हैं, किस तरह से आप अच्छी रिवीजन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सो ये जब सब चीज़ें देखते रहो, मोटिवेट होते रहो और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो। आसान है सब, सच में सब आसान है। बस एक बार खुद को बताना है कि हाँ वाकई में आसान है। ठंडा ठंडा पानी होता है, अपन को पता है कि बर्फ़ का पानी है, ठंडा पानी है, मैं इसमें कूदूंगा ठंड लगेगी। मैंने सोच लिया कि मैं कूदूंगा तो ठंड लगेगी, मैं नहीं कूदना चाहता, तो आप नहीं कूद पाएंगे। चाहे वो थोड़े टाइम बाद थोड़ा गर्म हो जाएगा तो भी नहीं कूद पाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को बता दिया ये ठंडा है, ये नहीं हो सकता गर्म अब। पर वो चाहे कितना ही ठंडा हो, आपने सोच लिया ना यार एक एडवेंचरस होना चाहिए कुछ लाइफ में, आप कूद जाएंगे, क्योंकि आपको कूदना है, आपको मतलब नहीं है उस चीज़ से। तो यही आपको रखना है कि मुझे सिर्फ पढ़ना है, मुझे कुछ भी मतलब नहीं है, मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन सोल्व करने हैं और खूब सारे करने हैं, पढ़ते जाना है। देखो अगर आप है ना मेहनती हो तो आप पार लगा लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इंटेलिजेंट हो या नहीं हो। आपके पास टाइम है भाई, अभी टाइम है, 5 महीने का टाइम है, उठाओ। आप इंटेलिजेंट नहीं हो ना, आपने हमेशा सेकंड रैंक, सेकंड डिवीज़न स्कोर हासिल किया इस क्लासेस के टाइम पे, 3rd डिवीज़न हासिल किया अपने क्लासेस के टाइम पे, कोई चिंता की बात नहीं। 3rd डिवीज़न ही तो आए हो, फेल तो नहीं हुए ना। और फेल भी हुए तो क्या हुआ, फेल भी हुए तो क्या हुआ, आप एलिजिबल हो अब रीड के लिए। शुरू हो जाओ अपने उस डिवीज़न, जो ख़राब डिवीज़न आए थे उनको सुधारने के लिए। 5वीं में अच्छा स्कोर नहीं था, इस वजह से बच्चा ये पढ़ नहीं पा रहा भाई, इसका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, इसका बेस ही नहीं है। शुरू हो जा भाई, 5वीं से पढ़ना शुरू कर दे, है तेरे पास टाइम। 5वीं को स्ट्रॉन्ग कर, 6ठी को कर, 7वीं को, 8वीं, 9th, 10th, और फिर तू क्या रीड तो क्या मेरे भाई, तू सब एग्ज़ाम निकाल लेगा। जिस दिन तू ये समझ जाएगा ना कि आधार को कैसे मजबूत करूं, उस दिन सारी चीज़ें अपने आप निकलेंगी। बच्चे क्या करते हैं कि तैयारी कर रहे हैं गेट की या तैयारी कर रहे हैं नीट की, सिलेबस देख लिया भाई साहब, 11वीं का 60%, 12वीं का 40%, टीचर्स ने बता दिया। 11वीं से पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं साहब, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है साहब, आयन क्या होते हैं, समझ ही नहीं आ रहा। वो बच्चा इतना डिमोटिवेट हो जाएगा, उसको कोई बताने वाला ही नहीं होता कि बेटा नहीं समझ में आ रहा तो पीछे जाना, तू जरूरी थोड़ा है तू 11 से ही पढ़, तो पीछे जा। कहाँ से शुरू हुआ था आयन, कहाँ से शुरू हुई थी केमिकल बॉन्डिंग वाली चीज़ें, कहाँ पे पढ़ाई थी बचपन में टीचर ने, वो किताब उठा के ला और वहाँ से पढ़। जब बच्चा बेस मजबूत करेगा तो हो सकता है उसका पहले ईयर में सिलेक्शन ना हो, पर अगले साल होगा, क्योंकि उसका बेस मजबूत हो गया है। अब वो एडवांस लेवल के लिए भी पढ़ सकता है उसको। जब तुमको अब नींव ही मजबूत नहीं है तो तुम कहाँ पे बिल्डिंग बनाने के सपने देख रहे हो, कोचिंग वालों की कहाँ बातों में आ रहे हो, सिलेक्शन दे देंगे हम, वो दे देंगे, कहाँ से दे देंगे वो सिलेक्शन। जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है वो सिलेक्शन ले लेंगे, वो तो अपने आप भी लेंगे पढ़ के। फिर अपने बेस को मजबूत करना है। रीड कोई टफ नहीं है, रीड टफ नहीं है, बस टफ आपको इसलिए लग रही है क्योंकि आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपको फैक्टर्स नहीं आते, आपको प्रॉफिट लॉस नहीं आता है, क्योंकि आपने पिछली क्लासेस में अच्छे से नहीं पढ़ा, या आपकी मैथ्स कमज़ोर थी, हो सकता है आपका सामाजिक विज्ञान का अध्ययन भी काफ़ी कमज़ोर रहा हो। तो ये सब चीज़ मजबूत होंगी। 10वीं तक का ही सिलेबस है, आप उठाइए पिछली बुक्स और पढ़ने में लग जाइए, कोई दूसरी बुक की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बोलता हूँ RBSE NCERT कुछ भी उठाइए और 5वीं से लेकर 10वीं तक अच्छे से कर दीजिए। एक पन्ना ऐसा नहीं होना चाहिए, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता हो। राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पे पिछले ईयर्स के सभी क्लासेस के पेपर दिए हुए हैं, सोल्व करो उनको बैठ के, कोई ज़रूरत नहीं है आपको और कुछ करने की। सो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, आपके इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ आपके हाथ में है, तो उसको सही तरह से यूज़ लो। वेब सीरीज़ या ये चीज़ें देखने में उनको यूज़ मत लो। अपना टाइम फेसबुक इंस्टाग्राम से हटाओ और अपने टाइम को सिर्फ अपनी पढ़ाई पर लगाओ। थोड़ा सा मुश्किल है, 10-15 दिन तुम दूर रहोगे इनसे तो अपने आप ये सब चीज़ें हट जाएंगी, पर टफ नहीं है, मुश्किल ही है बस। तो अपने आप को थोड़ा सा अपनी विल पावर बढ़ाओ और जिद्दी बन जाओ, जिद्दी।
एक जो छोटा बच्चा होता है ना, वो जब जिद करने लगता है कि मुझे तो ये चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, तो सब लोग उसको देने में लग जाते हैं, अरे ये हंगामा मचा दिया, दे इसको। इसी तरह से अगर आप जिद्दी बन गए ना कि मुझे सिलेक्शन चाहिए चाहिए चाहिए, तो ये पूरी दुनिया लग जाएगी आपको सिलेक्शन दिलाने में। जब आप पढ़ने लग जाओगे ना बुरी तरह से, आपके फैमिली वाले भी उस कमरे में नहीं आएंगे, क्या पढ़ रहा है वो। और आप ही जब टाइम पास करोगे तो वो भी टाइम पास करते हुए आएंगे जाएंगे, कोई को केयर नहीं है आपकी फिर। सो पढ़ो अच्छे से, टाइम निकालो, मुश्किल ही है, नामुमकिन नहीं है। मत सो यार, 3 घंटे सो लो, 4 घंटे सो लो, मत सो, इतना क्या सोने ही सोने में लगे रहते हो। देखो जहां बच्चे बस पहले बात करते हैं, सोना पूरा चाहिए भाई, सो यार अगर टाइम है तो, अगर टाइम नहीं हो रहा है तो मत सो कुछ दिन। हफ्ते में 3 दिन तुम्हारे कम सोने के रखो और 3 दिन ज़्यादा सो लो, कैसे तो टाइम निकालो। टाइम निकालना तुम्हें ही पड़ेगा, 24 घंटे के 25 घंटे नहीं हो सकते दिन में। सॉरी, टाइम आपके पास है, एक फर्स्ट रैंक लाने वाले के पास भी 24 घंटे हैं, और रीट में इसकी लास्ट रैंक आई है उसके पास भी 24 ही घंटे थे। आपको ये अंतर समझना है कि किस तरह से आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, कैसे चीज़ों को समझना है, ये आपको खुद को करना है। बाकी मोटिवेशन किस तरह से लाना है वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, पढ़ते वक्त लंबे टारगेट्स मत लो कि 4 घंटे में पढ़ना है लगातार या 3 घंटे लगातार, छोटे छोटे गैप्स में पढ़ो। अपने किताब की दूरी इतनी रखो कि आपकी आंखों पर स्ट्रेस नहीं आए, तनाव नहीं आए, नहीं तो होगा कि आंखें भारी भारी होंगी और नींद आएगी आपको। तो इतनी दूरी रखो, देख लो कि कितनी दूरी में आपको स्ट्रेस नहीं आ रहा है आंखों में। ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते चलो और पढ़ते रहो। और कोई भी दिक्कत आ रही है, गाइडेंस चाहिए और कुछ बात करनी है, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप सपोर्ट चैट पे 9509939058, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ पे हम सबको गाइड करते हैं। आप वहाँ बोलिए कि विशाल सर से बात करनी है, तो मैं हाजिर हो जाऊँगा आपसे चैट करने के लिए। तो आप आइए, बात करिए, हम आपकी सहायता करेंगे। आपको पर खुद को खुद की सहायता करनी पड़ेगी आपको पहले। आपको हम सिर्फ बता सकते हैं, आपको सिर्फ हल्का सा धक्का लगा सकते हैं, पर रोज़ रोज़ तो धक्का नहीं लगा पाएंगे ना हम। आपको खुद को ही धक्का लगाना है खुद के। एक टाइम होगा कि आप अपने आप चलना सीख जाएंगे। तो पर लगिए आप आज ही से। रीट मई में है और रीट टफ नहीं है। लिख लीजिए बोर्ड पे या दीवार पे, रीट 2022 मई मंथ लिख लीजिए 2022 रीट, और ये भी लिख लीजिए टफ नहीं है। आप देखना रीट में सेलेक्ट होके रहेंगे। और इन अफवाहों से दूर रहो, फालतू की जो ये भ्रांतियां फैला रहे हैं लोग, अरे टॉपर्स तुमने रीट 2021 में रैंक हासिल कर ली, इस बार रैंक लाके बताना, पेपर लीक हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान मत दो। जिनको जो करना है वो करने दो उनको। आपने अच्छी रैंक अगर रीट 21 में लाई है तो तुमको 22 में भी लाना है। ये मत सोचना कि अब लिया है यार, अब क्या बार बार ही पढ़े जाएं क्या। मई आ रही है, पढ़ लीजिए, क्योंकि अपन को नहीं पता रीट 21 का क्या होने वाला है। Nobody knows about that. ओके, सो अपने सभी बच्चों से निवेदन है कि जो 21 में अच्छी रैंक के साथ रीट में उत्तीर्ण हुए हैं और जो नहीं हुए हैं, दोनों के लिए एक अच्छा मौका है वापस से एक अच्छा स्कोर करने के लिए। और ये पढ़ाई करोगे तो आपके ही काम आएगी। 10वीं तक का सिलेबस है, सीटेट भी आप दे सकते हो, लगभग सिमिलर सा ही है, सिमिलर क्या 90% सेम ही है। तो आप सीटेट के लिए भी एलिजिबल हो अगर आपने बीएड कर लिया है और लेवल 2 के लिए दे रहे हो। सीटेट हो गया, काफ़ी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो पढ़ाई ख़राब नहीं जाती है कभी भी, और ज़्यादा लंबा गैप भी नहीं है कि 2 साल बाद है। अब आप सिर्फ 4 महीने 5 महीने हैं और उसके बाद रीट है, तो आपको देना चाहिए सभी को। इन बातों से दूर रहिए, जो भी ये फालतू की डिमोटिवेटेड कोट्स आ रहे हैं आजकल यूट्यूब पे वीडियोस के नीचे, तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। बस अपने कॉन्सेंट्रेशन को अपनी रीट 2022 मई पर लगाइए और पढ़ते जाइए। और किसी भी तरह के गाइडेंस के लिए हमें कभी भी व्हाट्सअप करिए। थोड़ा सा डिले हो सकता है आपको रिप्लाई करने में, पर आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। काफ़ी सारे मैसेजेस होने की वजह से हम रिप्लाई नहीं कर पाते। तो आप 9509939058 ये नंबर नोट कीजिए। फाइंड माई टेस्ट व्हाट्सअप सपोर्ट चैट के नाम से इसको सेव कीजिए और हमसे बात कीजिए, अपना स्कोर बताइए। हम थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाने में आपकी हेल्प करेंगे, कैसे आपको पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये थोड़ा हम आपको बताएंगे। ठीक है, बाकी अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। और जल्द ही टेस्ट सीरीज़ भी आने वाली है। अभी जनवरी मंथ चला गया है, फरवरी मंथ में कोशिश करो पूरा कोर्स रिवाइज कर दो, जिससे कि 1 मार्च के आसपास हम findmytest.com पर
रीट के लिए लेवल 1 और 2 की टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे और जिसको लेकर आप अपनी और अच्छी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी एक अच्छे स्कोर से रीट को क्वालिफाई कर पाएंगे। धन्यवाद।